मेरा नाम मोना है और आज मेरी शादी है। मैं दुल्हन का जोड़ा पहनकर बैठी हुई थी। मेरी मुंह बोली छोटी बहन, जिसका नाम मुस्कान है, वो भी आज बहुत सुंदर लग रही थी। वैसे भी वो मुझसे दिखने में ज़्यादा सुंदर थी। मेरे बाद उसकी शादी करनी थी, इसीलिए सभी की नज़र अब उसी पर थी। मेरी शादी में ही पापा के एक दोस्त ने उनके बेटे के लिए मुस्कान का हाथ मांगा। पापा के दोस्त का हमारे घर आना जाना लगा ही रहता था और उनके बेटे मतलब करण को मुस्कान पहले से ही पसंद थी, इसीलिए उसने इस शादी के लिए हाँ कह दी। माँ कहने लगी कि मुस्कान बहुत किस्मत वाली है कि उसे इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है। मुस्कान ये मेरी सगी बहन नहीं थी। उसके पापा की मृत्यु के बाद उसे और उसकी माँ को पापा ने हमारे घर के बगल में ही एक किराए पर मकान दिलवा रखा था और तब से वो यहीं रह रही है। मुस्कान के पापा एक ऑफिस में बाबू की नौकरी करते थे। उनकी तनख्वाह बहुत कम थी, जिसमें जैसे तैसे गुजारा होता था। पर कुछ दिनों बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुस्कान की माँ बहुत मेहनती थी। वो कपड़े सिलकर अपना घर बड़ी मुश्किल से चला पाती थी। मेरे मम्मी पापा ने उनकी ऐसी हालत देखी, जिस वजह से उनको यहाँ ले आए थे ताकि हम लोग भी उनकी देख रेख कर सकें। मुस्कान का एक भाई भी था जो अभी छोटा था। मुस्कान की माँ को भी ये रिश्ता पसंद था, क्योंकि उन्होंने करण को पहले से ही देख रखा था, इसलिए वो बहुत खुश थी अपनी बेटी के लिए। आज वो बहुत हल्का महसूस कर रही थी। उन्हें मुस्कान की शादी की बहुत चिंता रहती थी, पर अब उन्होंने राहत की सांस ली। करण इंजीनियरिंग कर रहा था और ये उसका आखिरी साल था और इसलिए उसकी माँ ये सोच रही थी कि पढ़ाई पूरी होते ही दोनों की शादी करवा देंगे। दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे। एक दिन करण की माँ घर आई और कहने लगी कि परीक्षा तो हो गई, पर अब मैं सोच रही हूँ कि करण की नौकरी लग जाए, फिर शादी की तारीख तय करेंगे ताकि वो भी अपनी गृहस्थी संभालने लायक हो जाएं। मुस्कान अब करण से प्यार करने लगी थी और उसकी माँ अब चोरी से दहेज के लिए पैसे जमा करने लगी। उसी दौरान करण को विदेश जाने का ऑफर मिला और वो ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। मुस्कान को दूसरे देश जाने के नाम से ही डर लगता था, क्योंकि उसने काफ़ी बातें सुन रखी थी कि होने वाला पति अगर दूसरे देश गया तो वहीं का हो जाएगा और वहीं की किसी लड़की से शादी कर लेगा और मंगेतर राह देखते रह जाएगी। करण की माँ हमारे घर आकर कहने लगी कि करण को एक बार दूसरे देश जाने तो दो, क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सवाल है। एक ही साल का तो सवाल है। बस एक साल बाद वो वापस आ गया तो हम तुरंत दोनों की शादी करा देंगे और तब तक हम सबको भी शादी की तैयारियां करने का वक्त मिल जाएगा। हम पराए तो हैं नहीं, आपके परिवार का ही हिस्सा जैसे हैं, तो विश्वास रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और एक साल तो देखते ही निकल जाएगा। मुस्कान की माँ ने करण की माँ पर विश्वास रखा और करण दूसरे दिन दुबई चला गया। इधर मुस्कान करण की राह देख रही थी। दुबई गए एक महीना ही हुआ था कि करण ने अपने छोटे भाई को भी वहीं बुला लिया। दोनों खूब पैसे कमाने लगे और कमाया हुआ सारा पैसा घर भेज देते थे, जिस वजह से उनकी परिस्थिति बहुत बदल गई थी। कहते हैं ना, इंसान की पहचान उसकी आर्थिक स्थिति से ही होती है। अब जब भी करण की माँ घर आती तो बहुत डींगे हाँकने लगती, जैसे कि फलाने की लड़की की शादी थी, उन्होंने अपनी बेटी को गाड़ी दी, बंगला दिया, तो कभी कहती कि फलाने की लड़की डॉक्टर थी और लड़के के घर वालों को ढेर सारा सोना दिया, लड़के की माँ को सोने का हार दिया, उसकी बहनों को सोने के कंगन दिए और मिलनी में नाते रिश्तेदारों को महंगे महंगे कपड़े। उनकी बातें सुनकर मुस्कान की माँ को बहुत चिंता लगी रहती थी। वे घबरा सी जाती और थोड़ा संकोच भी करती उनसे बात करने में, क्योंकि पैसे आते ही लोगों के व्यवहार में एकदम से बदलाव आ जाता है। ये उन्हें अब करण की माँ को देखकर लगने लगा था, इसलिए वे बेचारी चुपचाप गर्दन नीचे करके उनकी बातें सुनती रहती, बिना कोई जवाब दिए। करण की माँ का इस तरीके से बोलना, इसके पीछे की वजह हमें पता चल गई थी। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक अमीर घर की लड़की का रिश्ता देख कर रखा हुआ था और अब उन्हें कोई न कोई बहाना बनाकर ये शादी तोड़नी ही थी। जब जब भी वे घर आती तब ऐसे ही कुछ उल्टा सीधा बोलती, ताकि मुस्कान की माँ से वो सब सहन ना हो और वे कुछ बोलें।
और करण की माँ को बहाना मिल जाए ये शादी तोड़ने का। जब भी करण की माँ घर आती, मुस्कान की माँ यानी मालती चाची उनकी खूब खातिरदारी करती, उनके लिए बाहर से खाना मंगाती और साथ में आइसक्रीम, क्योंकि करण की माँ को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। पर कहते हैं ना कि जो किस्मत में होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और देखते ही देखते 1 साल का वक्त बीत गया था और करण अपने घर आ गया। उसकी माँ ने उसका मन बदलने के लिए अब मालती चाची के बारे में उल्टा सीधा बताना शुरू किया। वे करण से कह रही थी कि बेटा, जब से तुम परदेश गए थे तब से मुस्कान के घर वाले अलग अलग शर्तें रखने लग गए थे। उनकी बोलचाल से तो मुझे ऐसा लगता है मानो उनको अपनी बेटी की शादी किसी बड़े घर में करनी हो। बस मुझे पता है कि मैंने यहाँ सब कुछ कैसे संभाला। तब करण कहने लगा कि आप चिंता मत करो, मैं कल ही जाकर उन लोगों से बात करके देखता हूँ क्या कहना है उनका। लेकिन करण की माँ ने उसे हम लोगों से मिलने ही नहीं दिया और कहने लगी कि अरे नहीं नहीं, तुम क्यों बड़ों के बीच में पड़ते हो, तुम कुछ बोलोगे तो पता नहीं बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। अगर उनकी कुछ शर्तें हैं तो हम भी कुछ शर्तें रखेंगे ताकि वो बराबर रास्ते पर आ जाए। और अगर उन्हें अपनी बेटी की शादी कहीं और करनी ही थी तो पहले ही इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहना था। अब तो सगाई करके 1 साल का वक्त बीत गया है, अब ये शादी तोड़ना कोई मजाक है क्या। ये सारी बातें सुनकर करण को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो वापस सिर्फ अपना दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए आया था। वो अपनी मुस्कान को भूला नहीं था। इधर मुस्कान की माँ को घर मालिक ने घर खाली करने के लिए कह दिया था। वो बेचारी तो यहाँ रहकर कपड़े सिलकर अपना गुजारा कर रही थी और उधर करण की माँ ने पूरा मन बना लिया था कि वो ये शादी होने नहीं देगी। मैं अपने बेटे की शादी किसी अमीर घर में करूंगी ताकि ढेर सारा दहेज मिल सके। पर करण इस बात के लिए राजी नहीं था। वे मन ही मन कहती कि मैं भी देखती हूँ कि ये शादी कैसे होती है। करण के कहने पर उसकी माँ शादी की तारीख पंडित जी से निकलवाने तो गई, पर आकर मालती चाची से कहने लगी कि हमारा अब बड़ा बंगला है, इसलिए अब आपको भी करण को कुछ अच्छा सा शादी का गिफ्ट देना होगा और मुझे और मेरी बेटी को कोई सोने का तोहफा, वरना हमारे रिश्तेदार कहेंगे कि कैसे लोगों से रिश्ता जोड़ लिया है जो लड़के और उसके घर वालों को अच्छा गिफ्ट तक न दे सकते। बेचारी मालती चाची कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही। कहती भी क्या, उस बेचारी ने तो 1-1 रुपया जमा किया था अपनी बेटी की शादी के लिए। करण की माँ के जाने के बाद मुस्कान का भाई कहने लगा कि माँ, तुम चिंता मत करो, गांव में जो थोड़ी सी जमीन है उसे बेचकर हम मुस्कान की शादी के लिए पैसे का जुगाड़ कर लेंगे। बाद में हम दोनों तो कैसे भी कहीं भी रह लेंगे। जमीन के पैसों से मालती चाची ने उन माँ बेटी के लिए सोने की हल्की हल्की चूड़ियाँ बनवा ली थी। दूसरी तरफ करण की माँ का अलग ही प्लान था। करण को तो पता भी नहीं होगा कि उसकी माँ क्या क्या कर रही है, बल्कि सभी को यही लग रहा था कि उसकी माँ जो कुछ कर रही है उसमें करण भी शामिल है और वो ही माँ को रोज नई नई डिमांड रखने के लिए कहता है। अब मुस्कान को भी करण पर गुस्सा आने लगा था कि आखिर वो उनकी गरीबी का क्यों मजाक उड़ा रहा है। करण की माँ ने कुछ तो दिमाग में सोच रखा था जो वो शादी वाले दिन अमल में लाने वाली थी। मेहंदी वाले दिन वो कुछ रिश्तेदारों को लेकर मालती चाची के यहाँ आई और उनके हाथ में एक चिट्ठी दी और बोली कि पहले ये पढ़ लो, फिर मेहंदी का कार्यक्रम शुरू करना। मालती चाची ने चिट्ठी खोल कर देखा तो उसमें एक लिस्ट थी जिसमें गाड़ी, फर्नीचर और एक फ्लैट की मांग रखी गई थी। मालती चाची कहने लगी कि बहन जी, ये सब क्या है? अगर आपको इतना सब कुछ चाहिए था तो पहले दिन ही कह देना था। आज मेरी बेटी को मेहंदी लगने वाली है और आप ये सब, मैं कहाँ से लाऊंगी इतना सब कुछ? अब तो शादी के कार्ड भी बढ़ चुके हैं, क्यों हमारी इज्जत से खिलवाड़ कर रही हो आप? मैं इतने कम समय में कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? तब करण की माँ कहने लगी कि हमें पता चला है कि आपके पास गांव की जमीन भी है, उसे ही बेचकर इन सब की व्यवस्था कर दो। तब मालती चाची कहने लगी कि बहन जी, गांव की जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर ही मैं अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ, और अगर बची हुई जमीन भी बेच दूँ तो अभी मेरे बेटे की शादी भी करनी है। मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, ये सब कुछ भी तो सोचना है। पर तब करण की माँ कहने लगी कि अच्छा तो एक काम करो, फर्नीचर, गाड़ी सब कुछ रहने दो। जिस कपड़े पर आप अपनी बेटी भेज देंगे हमें मंजूर है,
बस आप एक काम करिए कि आपकी गांव की जो जमीन है उसे हमारे नाम कर दीजिए। इससे हम भी लोगों को बता पाएंगे और आपकी भी इज्जत बच जाएगी। मालती चाची इससे ज्यादा और सुनने की हालत में नहीं थी और वे रोने लग गई। मैंने चाची को चुप कराया और फिर हम दोनों मुस्कान के पास गए। मुस्कान अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। मैंने उन सबको बाहर जाने के लिए कहा और मुस्कान से कहा कि मुस्कान, तुम्हारी होने वाली सास पहले तो गाड़ी घर मांग रही थी और जब चाची ने कहा कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है देने की, तो कहने लगी कि अपने गांव की जमीन उनके नाम कर दो और कह रही थी इससे वो भी लोगों को बता पाएंगे कुछ। अब तुम बताओ कि तुम्हारी क्या राय है। इतना सुनते ही मुस्कान को अपनी होने वाली सास पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि वो आगे जाकर अपना ऐसा रंग दिखाएंगी। कहने लगी कि मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। उन्हें अगर इतना सब कुछ चाहिए था तो पहले ही बता देना चाहिए था, और घर में इतने सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, उन्हें अब हम क्या जवाब देंगे। मुस्कान गुस्से से आग बबूला हो गई थी। उसे देख मैं खुद घबराने लगी। मैंने जैसे तैसे उसे शांत किया और दूसरे कमरे में जाकर यहाँ जो कुछ हुआ था वो सब कुछ करण को फोन करके बताया। करण कहने लगा कि इस बारे में माँ ने मुझे कुछ भी नहीं बताया और ना ही मुझे ये पता था कि माँ ने किस प्रकार की अपनी मांगों की लिस्ट बनाई है। तब मैंने अपने पति से कहा कि हमें एक बार करण से मिलना चाहिए। मेरे पति ने तुरंत गाड़ी निकाली और हम करण के घर पहुंचे। हमने वो चिट्ठी करण को दिखाई और कहा कि तुम्हारी माँ की इतनी मांगे हैं और अगर ये हम पूरी नहीं कर सकते तो मुस्कान की गांव की जमीन नाम पर करने के लिए कह रही हैं। तब करण मेरे पति से कहने लगा कि भाई साहब, आप ये कागज लीजिए और अब जो मैं कहूँ बस उसे लिखते जाइए। मैं मुस्कान, मम्मी जी, आपको फर्नीचर, गाड़ी क्या, फ्लैट भी दिया जाएगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मेरी सिक्योरिटी के लिए आपको एक बंगला जिसकी कीमत करोड़ों में हो ऐसा मेरे नाम करना होगा, और उस बंगले में मेरी माँ मुझे जो कुछ सामान देंगी मेरी गृहस्थी के लिए बस वही सब रखा जाएगा। इतना ही नहीं, उस बंगले में मैं और करण ही रहेंगे, आप नहीं रहोगी हमारे साथ। आपका कोई संबंध नहीं होगा वहाँ से। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो ही हम आपको बनाई हुई लिस्ट में से जो कुछ लिखा है वो सब कुछ देंगे। दीदी, आप ये चिट्ठी मेरी माँ को दे दीजिए और कहना कि मुस्कान ने दी है, बाकी का मैं सब संभाल लूँगा। हम दोनों घर पहुँचे और जब ये चिट्ठी हमने करण की माँ को दी तो उसे पढ़कर तो मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वे जल्दी जल्दी में अपने बेटे के पास पहुंची और कहने लगी कि ये देखो बेटा, कैसी शर्त रखी है उन लोगों ने, और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना कि बड़ी अजीब अजीब मांगे उन लोगों ने रखी थी, पर इस बार तो हद ही हो गई। कोई जरूरत नहीं है बेटा उनके सामने झुकने की, बस अब बहुत हो गया। अब करण से रहा नहीं गया और उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहने लगा कि माँ, आपने भी तो एक लिस्ट पकड़ाई थी ना उन लोगों को। मुस्कान की बहन और पति यहाँ आए थे और उन्होंने ही बताया कि आपने जो लिस्ट दी है बस उसी की तैयारी में हम लगे हुए हैं। फिर आप क्यों इतनी चिंता कर रही हो। ये सुनकर उसकी माँ कुछ नहीं बोली। और माँ, अगर वो गरीब होकर भी हमारी इज्जत रखने के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं तो हमारे पास तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो हम ये बंगला मुस्कान के नाम कर ही सकते हैं ना। ये क्या कहे जा रहे हो तुम। करण, हमें रास्ते पर लाने की इच्छा है क्या तुम्हारी? तो एक काम करते हैं माँ, ना हम उनसे कुछ लेते हैं ना ही उन्हें कुछ देते हैं, सीधे साधे तरीके से शादी कर लेते हैं। करण की माँ बोली, मुझे तो शुरू से ही ये रिश्ता पसंद नहीं था। एक काम करते हैं, ये रिश्ता तोड़ ही देते हैं। एक बार दरवाजे पर से बारात लौटेगी ना, तब इन सब की अकल ठिकाने पर आएगी। देखती हूँ फिर कैसे करते हैं अपनी बेटी की शादी कहीं और। लेकिन माँ, मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। उस पर करण के पापा ने भी उसका साथ दिया और कहने लगे कि अब बस भी करो रमा, तुम किसी की गरीबी और मजबूरी का कितना फायदा उठाओगी। मुझे अब और तमाशा नहीं चाहिए इस घर में। और जब करण राजी है तो तुम्हें क्यों इतनी दिक्कत है। पैसा तो आज है कल नहीं, पर इतनी अच्छी लड़की अपने घर की बहू बन रही है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। 2 दिन बाद मुस्कान और करण की शादी हो गई। करण ने पहले ही वकील को घर पर बुलाकर एक कागजात पर लिखवा लिया था कि अगर करण और मुस्कान का तलाक होता है तो मुस्कान को 20 तोला सोना और 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और अगर उसे हमारे घर में
कोई शारीरिक परेशानी हुई तो उसके जिम्मेदार हम ही होंगे। जब ये बात रमा जी को पता चली तो वे करण पर बहुत गुस्सा हुई। तब करण बोला कि माँ, अगर लड़की वाले दहेज देते हैं तो लड़के वालों को कोई दिक्कत नहीं होती, तो अगर हम मुस्कान को सिक्योरिटी के तौर पर कुछ देते हैं तो उसमें हर्ज ही क्या है। इधर हम सब ने पहले ही मुस्कान को सब कुछ साफ साफ बता दिया था और ये भी समझा दिया था कि अपने ससुराल में सबसे अच्छा व्यवहार ही करना है। मुस्कान भी बड़ों के साथ प्यार और आदर के साथ ही व्यवहार करती थी और जिसका परिणाम ये हुआ कि कुछ समय बाद उसकी सास को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर एक दिन मुस्कान को उन्होंने अपने गले से लगा लिया और अपने व्यवहार के लिए माफ़ी भी मांगी और मुस्कान भी सब कुछ भुलाकर उनके गले लग गई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।